Hello, my dear student. My name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. Student, अपन ने लास्ट ईयर के लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन किया था। हमने आरएनए सिक्वेशन को पढ़ा था। आरएनए सिक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आप जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, बहुत अच्छी तरीके से जो है इसकी प्रैक्टिस कर ले। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह आते हैं तो आप जो है उनका ख्याल करें और अच्छी तरीके से जो है उनको प्रिपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप जो है इनको अच्छी तरीके से समझना। फिर अपन खूब सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि के अंदर किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं देखेंगे आप। यदि लिखेंगे आप इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे, यदि प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता का घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, यानी प्रायोगिक वेग समीकरण के अंदर अभिकारक अणुओं की सांद्रता का घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब इसका मतलब क्या होता है अपन इसकी बात करेंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, कितने अणु भाग लेते हैं अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी प्रायोगिक वेग समीकरण के अंदर अभिकारक की सांद्रता का घातों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे आप। जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिया है, एक कोई रिएक्टेंट अभिकारक है, इसके द्वारा आपका उत्पाद बनता है। आपके पास एक क्या है, अभिकारक है, इस अभिकारक से क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ओनली अभिकारक की बात करना है। अब उत्पाद की बात यहाँ पर न तो अणु संख्यता में करना है और न ही उत्पाद की बात अभिकारक के अंदर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है देखो आप, अभिक्रिया की कोटि किस तरह आपको निकालना है, किस तरह इसको फाइंड करना है, वो आपको आना चाहिए। जैसे आप इसके लिखेंगे लिए अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू क्या होता है, K0 A की पावर 1। अब यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं, 1। तो अब यहाँ पर अभिकारक की पावर कितनी आ गई, आपके पास 1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 आ गई तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब मैंने दूसरी रिएक्शन लिया है A+B, इससे आपके पास कोई X प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके लिए मैं लिखूं अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K0 A की पावर 1 और B की पावर 1, यानी यहाँ पर अभिकारक A भी 1 है और अभिकारक B भी 1 है।
तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इन दोनों को घातों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा 2। तो ये जो रिएक्शन है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी प्रयोग करके अपन निकाला है कि किस तरह इनकी घातों का योग कितना होता है। तो प्रायोगिक वेग समीकरण का मतलब होता है ये अपन ने जो रिएक्शन इस तरीके से अपन लिखते हैं उनको बोलते हैं प्रायोगिक वेग समीकरण। इस प्रायोगिक वेग समीकरण के अंदर जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारक की सांद्रता, मैंने आपको अभिक्रिया वेग समझाया था, उसके अंदर ये बताया था जो कोष्टक होता है उस कोष्टक को आप सांद्रता कहते हैं। उन सांद्रता के ऊपर जितना घात होता है उन घातों का योग ही क्या कहलाता है? आपकी कोटि कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अणु संकेता के अंदर क्या है, आप अणु संकेता के अंदर आपको क्या याद करना है कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने इस अभिक्रिया को लिखा, इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी अणु संकेता कितनी हो गई? इसकी अणु संकेता जो है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है बातें? जैसे मैं बात करूं इस अभिक्रिया के लिए, दूसरे अभिक्रिया के लिए अणु संकेता कितनी है, तो कितने विकारक है यहाँ पर? 2। तो इसकी अणु संकेता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी अणु संकेता 2 हो जाएगी। क्लियर है ये बातें? ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रहनी चाहिए। किस तरीके से तो आप अणु संकेता निकालते हैं अभिक्रिया की और किस तरीके से आप जो है अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब अपन बात करते हैं आगे सेकंड पॉइंट की अपन बात करें, जैसे दूसरा पॉइंट क्या है अणु संकेता का दूसरा पॉइंट और कोटि का दूसरा पॉइंट की अपन अगर बात करें तो किस तरीके से अपन निकालते हैं वो देखेंगे आप। इसका सेकंड पॉइंट क्या है आपका? इसका सेकंड पॉइंट के अंदर आप लिखेंगे कि यह शून्य हो सकती है, यानी कोटि कितनी हो सकती है? शून्य हो सकती है। यानी यहाँ पर अभिक्रिया की कोई भी जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, लेकिन अणु संख्यता कभी भी शून्य नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? यह शून्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समझ गए क्या? बताओ मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये है कि ये भिन्नात्मक और पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक या पूर्णांक हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे हो सकती है कोटि, और पूर्णांक मतलब 2, 4, 5, 7 ऐसे अपन लिखते हैं वो पूर्णांक हो गए। लेकिन ये हमेशा किस में होती है? ऑलवेज होल नंबर में होती है, यानी पूर्णांक के अंदर ये होती है, पूर्णांक के अंदर होती है हमेशा। ठीक है, तो ये बातें हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल्स करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको पता रहना चाहिए कौन सी कोटि के अंदर कौन से विक्रिया कौन सी कोटि की है और इसके अंदर अणु संकेता और आणविकता जो है कितनी है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये एक और बात लिखो, ये प्रायोगिक मान होता है। ये कौन सा मान होता है? प्रायोगिक मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जबकि ये सैद्धांतिक होता है ना, सिद्धांतों के द्वारा आप निकाल सकते हैं। ये क्या है? सैद्धांतिक मान है। ठीक है, तो आप इनको राइट कर लीजिए। अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता के अंदर कितने अंतर होते हैं? 4 आपको अंतर याद रहना चाहिए, तो आप इसको राइट कर लो। हो गए होंगे राइट? वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना आप इसको। फिर अपन एग्जांपल्स करते हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर आपको क्या याद करना है? अणु संकेता कितनी रहेगी और कोटि कितनी रहेगी, ये आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे अब, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने, एक एग्जांपल लिखा है H2O2 प्लस O2, H2O2 प्लस, चलो H2O2 इससे एक रिएक्शन हो रही है, H2O प्लस 1/2O2। हम इसकी बात करें, इसके अंदर कोटि कितनी आएगी, अणु संकेता कितनी आएगी? तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग
एक ही बात इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर H2O2 कितने दिख रहे हैं आपको 1, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1, और इसकी अणु संख्या कितनी होंगी, इसकी अणु संख्या भी कितनी हो जाएगी 1। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि कोटि और अणु संख्या हमेशा बराबर हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं आपके पास में H2 प्लस Cl2, यहाँ पर आपने H न्यू प्रकाश डाल दिया इसके अंदर, तो क्या होगा 2HCl आपके पास में बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के H2Cl2। अब आपको यहाँ पर कोटि द्वितीय कोटि दिख रही है, लेकिन अगर H न्यू आ जाता है तब कोटि 0 हो जाती है, याद रखना बात आप, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंदर सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है बात। और हमने अभिकारक को प्रभावित अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक में लिखा है बात कि अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया वेग भी अपने आप ही बढ़ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता रहना चाहिए किस तरीके से क्या है। अब मैं बात करूं इसमें अणु संख्या कितनी है, तो आपको अणु संख्या तो 2 ही बतानी होगी, क्योंकि ये फिक्स बात है, जितने अभिकारक होंगे उतने ही अणु संख्या होगी। क्लियर है। और अपन एग्जांपल्स ले इसके अंदर, जैसे NH4NO2, आप सारे एग्जांपल राइट कर लेंगे। NH4NO2, इससे क्या बनेगा N2 प्लस H2O या 2H2O। अब देखेंगे इसकी कोटि कितनी होगी, 1 है ना ये, तो कोटि 1 होगी, और अणु संख्या भी कितनी होगी इसकी अणु संख्या भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा हर एग्जांपल्स के अंदर कि किस तरह ये निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे चलते हैं अपन एग्जांपल्स के अंदर। ये सारे एग्जांपल आपको नोटबुक के अंदर राइट करना है भाई। आगे चलते हैं अपन 2HI प्लस H2। चलो आप इसका बताएंगे आप, 2HI इससे बनेगा H2 प्लस I2। आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं इसकी कोटि कितनी आएगी। बिल्कुल देखो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 इसकी कोटि कितनी आएगी, इसकी कोटि कितनी आएगी 2, इसकी अणु संख्या कितनी आएगी, अणु संख्या भी 2 आएगी। चाहिए ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अणु संख्या और आणविकता को आप जो है निकालेंगे। ठीक है ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं। एग्जांपल्स तो हो गए इतने, बस इतने बहुत एग्जांपल्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखो आप, जैसे अब हेडिंग डालेंगे आप, छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है आपके पास। इस अभिक्रिया के अंदर छद्म या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह आपको पता रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 2021 बोर्ड एग्जाम। ठीक है। तो अब क्या है देखो, मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन। जैसे पहले एग्जांपल लिखते हैं आप, CH3 COO CH3 COO CH3 एसिटिक एसिड है ये, ठीक है, या एस्टर, सॉरी एस्टर है ये, एस्टर।
आप इस एस्टर का जल अपघटन कराना है, मतलब आपको इसको किस में डालना है, जल। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इसके साथ में कौन जुड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इसके साथ में कौन जुड़ेगा, CH3OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें हैं। अब देखो ये होता है आधिक्य के अंदर, किसमें होता है ये, आधिक्य का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा, क्या होता है, ज्यादा मात्रा, यानी मोर अमाउंट इसकी लेनी है, एक्सिस अमाउंट आपको जो है इसकी लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो है अपन बात करें यहाँ पर, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर है आपके पास, इस एस्टर का क्या करना है, जल अपघटन करवाना है। तो जल अपघटन कराएंगे तो ये किसका नाम, देखो इसका नाम होगा क्या, एथेनोइक एसिड, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या है, बिल्कुल ये है आपका एथेनॉल, यानी मेथेनॉल, मतलब एल्कोहल है। ये क्या है, ये एल्कोहल है। ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारी बातें। अब आपको इसकी कोटि कितनी होती है, जैसे इसकी कोटि की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर की बात करें तो क्या होगा, के CH3 COO CH3, यहां पर कोटि आनी चाहिए थी 2, लेकिन कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी, क्योंकि आधिक्य के अंदर होता है, इसकी कंसंट्रेशन के अंदर चेंजमेंट नहीं होता है। कोटि अपन उसी को कह सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जल की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये बातें हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है क्या, अब अपन बात करते हैं इसकी अणु संख्यता की। किसकी बात करते हैं अपन, इसकी अणु संख्यता। अणु संख्यता देखो यहाँ पर ये तो 1 है और ये कितना है 2, तो इसकी अणु संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। याद रखना बात, कोटि तो कितनी आएगी इसकी, कोटि तो कितनी आएगी, 1 आनी चाहिए थी 2, लेकिन आती कितनी है, 1। तो छद्म कोटि का विक्रिया किसे कहते हैं, वह विक्रिया जिनकी कोटि वास्तव में 1 नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति के अंदर 1 हो जाती है, उसको छद्म प्रथम कोटि के विक्रिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आप यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां लिख रहा हूं मैं, लिखेंगे आप ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि वास्तव में 1 नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति में एक हो जाती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि वास्तव में 1 नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति के अंदर कोटि कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अंडरस्टैंड, तो स्टूडेंट ये जो है कंप्लीट हो चुका है, आप इसको राइट कर लो। एक एग्जांपल तो आप इसमें लिखेंगे, आप ये तो आपने पूरी बात लिख ली होगी मेरे ख्याल से। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे इसके अंदर, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिए एग्जांपल को। दूसरा एग्जांपल की ओर बात करते हैं इसमें, तो क्या है देखो,
जिनकी कोटि वास्तव में एक नहीं, जैसे अभिक्रिया की कोटि वास्तव में एक नहीं है, दो है, लेकिन जल की ज्यादा मात्रा के कारण कंसंट्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता, इसलिए कोटि इसकी कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, केन सुगर का जल अपघटन। एग्जांपल है केन सुगर, मतलब C12H22O11, ये है आपके पास C12H22O11। सुगर का क्या करना है आपका, सुगर का जल अपघटन आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे C12H22O11 है, इसको किस में डाल देंगे आप, H2O के अंदर डाल देंगे तो भागों में बढ़ जाएगा, जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6। इट इज टू टाइप डिवाइडेड इन जो है सुक्रोज। ठीक है, ये तो आपका होता है ग्लूकोज, या आपका होता है फ्रक्टोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, और ये आपका क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट आप जो है इसकी कोटि बताएंगे। अब ये भी आधिक्य के अंदर होता है, आधिक्य का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे इसकी कोटि की अगर बात करें तो कोटि कितनी होगी इसकी, एक, और अणु संख्यता कितनी होगी इसकी, अणु संख्यता इसकी जो है 2 होगी। अणु संख्यता फिक्स होती है, अभिकारक में जितने अणु भाग, सॉरी अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मोस्टली उसको अपन अणु संख्यता कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है पूरे कंप्लीट हो गए छद्म कोटि की अभिक्रिया और कोटि और अणु संख्यता में अंतर। तो आप अपन आगे लेक्चर में शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।